आज हमारे मार्केट महारथी सेगमेंट के मेहमान हैं विनीत सांबरे, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बाजार एक अहम घड़ी में आ गया है। एक तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन सामने बजट है। बाजार को ये लग रहा है कि एक तरफ कुछ ना कुछ मजबूरी है कोलिशन गवर्नमेंट की, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स शायद ना दिखाई दें। फिजिकल प्रूडेंस पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, रियल टीयर 2 टीयर 3 रूरल की तरफ खर्चा बढ़ाया जाए या नहीं। किस तरह से आप देखते हैं बजट मार्केट स्टैंड पॉइंट से इसकी अहमियत इस बार? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे तो काफ़ी ये जो सिचुएशन है ये मुझे ये दर्शाती है कि बजट कई मामलों में बैलेंस होना चाहिए, और ना कि इसमें जो हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अपने सही तरीके से जो अपने खर्चे हैं वो बढ़ाए, सही एरियाज में बढ़ाए जो कि बहुत रिक्वायर्ड थे। कई सालों से हम देख रहे थे कि कई सारे जो सेगमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग के, डिफेंस हुए, रेलवेज हुए, रोड्स हुए, पोर्ट्स हुए, इनमें रिक्वायरमेंट थी। तो सरकार ने वो बहुत ही अच्छा स्टेप लिया और उन्होंने स्पेंड की गति जो है वो बढ़ा दी थी। तो हम देख रहे थे 30%, 40% की रेट से इन एरियाज में स्पेंड हो रहे थे। अब आगे जाके एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट के पास अभी भी फायर पावर है। ये हो सकता है कि अब हम 25-30% से ना ग्रो करें, बट 10-12% से हम ग्रो करें केपेक्स को। वो भी मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव होने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बट मोर इम्पोर्टेंटली पिछले 2-3 सालों में जो हमने देखा कि मिड इनकम है, लो इनकम है, रूरल मार्केट है, जहाँ पे थोड़ा सा उनकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो चुकी थी या ख़राब हो चुकी थी, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत आगे चला गया था, उनकी इनकम लेवल इतनी हाई नहीं थी। तो वहाँ पे से डिमांड सिनेरियो जो है वो थोड़ा मॉडरेट हो चुका था। अब ऐसा मानना है कि बजट हो सकता है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखे और अपना कुछ एलोकेशन उनकी तरफ भी बढ़ाए। थोड़ा सा पॉपुलिज्म और थोड़ा सा इनकी तरफ स्पेंड करना मुझे लगता है कि वो भी ज़रूरी है, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी यहाँ से आती है, लार्ज पार्ट ऑफ द डिमांड यहाँ से आती है। और हमने कई सेगमेंट में जो एंट्री लेवल है, मिड इनकम, लो इनकम वाले जो कई सेगमेंट है, वहाँ पे अभी तक कई आफ्टर कोविड डिमांड इंप्रूव होते देखा नहीं है। तो मुझे लगता है सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए बजट कई मामलों में बैलेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट अपना फिस्कल मेंटेन कर सकती है। उनके पास आरबीआई डिविडेंड का पैसा भी एक्स्ट्रा आया हुआ है, टैक्स के जो नंबर्स है वो अभी तक तो सही आ रहे हैं। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जहाँ पे गवर्नमेंट को अपना स्पेंड्स को बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा या पॉपुलिज्म को ही बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। विनीत, आपकी क्या राय है इस बजट में कौन से सेक्टर्स पे खास तौर पे ध्यान दिया जा सकता है? रूरल, एफएमसीजी, डिफेंस, पावर, कुछ ऐसे स्पेसेस जहां आपको लगता है कि हाउसिंग, जहां डिस्प्रोपोर्शनेट फोकस रहेगा और उसका इफेक्ट इकोनॉमी को भी होगा, और इसलिए बाजार में भी रिलेटेड स्टॉक्स पे ऊपर ध्यान रख सकते हैं? एक्चुअली जो सेगमेंट्स की आपने बात करी, मैं आपसे सहमत हूँ कि ये इन सेगमेंट्स में, बिकॉज गवर्नमेंट थोड़ा बहुत ये देखना चाहेगी कि ब्रॉड बेस ग्रोथ हो और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उनको भी सहायता मिले। तो आई थिंक इस सिलसिले में जो भी वो स्टेप लेंगे हम देखेंगे बजट में, बट जो भी स्टेप लेंगे ये इनके सहायता के लिए होगा और इससे जो है ब्रॉड बेस डिमांड इंप्रूव होगी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो जैसे आज कोई भी अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो जो टेक्सचर है वो टेक्सचर ऐसा हो गया है कि कई सेगमेंट्स में बहुत रिटर्न्स इतने ज़्यादा आए हैं कि एक्सपोजर नॉर्मली ज़्यादा हो गया है। बट हो सकता है कि आगे जाके जहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा हम इन सेगमेंट्स में, जो एग्री मार्केट है, जो एंट्री लेवल मार्केट है, हो सकता है एफएमसीजी हो या दूसरे कंज्यूमर कैटेगरीज, हम मुझे थोड़ा डिस्क्रिशनरी ज़्यादा बेटर लगता है एफएमसीजी से। तो मैं डिस्क्रिशनरी भी मैं देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ से कौन से सेगमेंट है जो ब्रॉड बेस्ड रूरल और लो इनकम से बेनिफिट हो सकते हैं। आपने हाउसिंग कहा, सो आई थिंक ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा एलोकेशन जो है वो डिजर्व करता है कि थोड़ा पैसा वहाँ पे एलोकेट हो जाए। जी विनीत, ये जो आपका लो वैल्यू रिटेल पार्ट है, वो बहुत समय से हिट रहा है। क्या आप वैल्यू रिटेल की तरफ देखना चाहेंगे? जो मासेस रिटेलिंग है, इनफैक्ट वैल्यू ही क्यों, अगर हम देखें मॉल ऑपरेटर्स, वो सब जो है कंजम्पशन के पार्ट, आपको लगता है ये अच्छा कर सकते हैं यहाँ से मॉल ऑपरेटर्स और वैल्यू रिटेल सेगमेंट? एक्चुअली क्या है कि वैल्यू रिटेल में
मतलब पिछले 2-3 साल के मुकाबले एक और चीज़ जो देखी है कि कंपटीशन भी बहुत बढ़ गई है। तो इसमें थोड़ा सा बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, बिकॉज कंपनीज की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या वो कंपटीशन को सही तरह से मात दे पा रहे नहीं दे पा रहे, मार्जिन्स प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। एज ऑफ नाउ मैंने इतने गौर से इनको इमर्जिंग सिग्निफिकेंटली बेटर ऐसा देखा नहीं है। तो एज ऑफ नाउ आउट ऑफ रडार है। बट रिटेल मॉल की तरफ यदि बात करें तो हमारे पास हमको ये सेगमेंट ओवरऑल अच्छा लगता है। थोड़े वैल्यूशंस ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे भी, बट यहाँ पे जो है कंजम्पशन ट्रेंड, मुझे लगता है कि मॉल कंपनीज ग्रो करती रहेंगी। कंजम्पशन ट्रेंड ओवरऑल जो अर्बन का है या जो प्रीमियम कैटेगरी का है, वहाँ पे तो कोई मॉडरेशन दिख नहीं रही है एज ऑफ नाउ। और हो सकता है कि थोड़ी बहुत मॉडरेशन हो, बट स्टिल डिमांड मोमेंटम शुड बी ओके। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म के राइट। हिसाब से मॉल बिजनेसेस आर प्रेटी ओके। विनीत, जो क्यूएसआर एरिया है, 4-5 लिस्टेड कंपनीज हैं वहाँ पे, बर्गर कंपनीज और दूसरी तरह की कंपनीज, पिज़्ज़ा कंपनीज वगैरह वगैरह, उनके लास्ट दो साल बड़े ज़बरदस्त गए हैं, इन द सेंस दैट खराब हो गए। क्यों? मतलब उन्होंने अपने स्टोर एक्सपेंशन तो जारी रखे, लेकिन सेम स्टोर सेल हो ही नहीं रहे थे। आपको वहाँ पे रिबाउंड नज़र आता है होता हुआ क्यूएसआर में, और वैल्यूएशन क्या अट्रैक्टिव है? बहुत स्लो तरीके से रिबाउंड ऐसा लग रहा है कि थोड़े सिग्नल साइंस हैं, बट बहुत इमीडिएट ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज दिख नहीं रहा है अभी तक। जो इनकी हम्म। डिमांड हर्ट हुई थी पिछले 1-1.5 साल में, वो आई थिंक थोड़ी मॉडरेट ही है। और आई थिंक रिकवर होने में थोड़ा टाइम जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बट एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कंपनीज की, वो अपना जो एक्सपांशन है, अपने जो फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं, वो ये एक्सपांड किए जा रहे हैं। यहाँ पे ये लोग स्लो नहीं हो रहे हैं। तो जो एक लॉन्ग टर्म पिक्चर है इंडिया का, जहाँ पे ये सब कैटेगरीज में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी तक कंज्यूमराइजेशन अपने यहाँ पे बहुत मायने में होना है। तो आई थिंक ये सब कैटेगरीज अच्छा करेंगी, और ये कंपनीज डिस्पाइट स्लो मोमेंटम एज ऑफ नाउ, आई थिंक जो मुझे अच्छी चीज़ लग रही है, ये लोग एक्सपांड किए जा रहे हैं। तो आई थिंक जब भी रिकवरी होगी तो इनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज इनके ज़्यादा स्टोर्स होंगे और रिकवरी का फायदा पूरी तरह से ये इंजॉय कर पाएंगे। तो आई थिंक इनको पॉजिटिव व्यू है हमारा। बट डेफिनेटली 1-2 क्वार्टर में मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा डिमांड रिकवरी को देखते हुए की तरफ से। जी। अ, विनीत, आपका क्यों मानना है कि केमिकल स्पेस एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ गया है, और कौन से हिस्से को आप देखेंगे, स्पेशलिटी केमिकल या डोमेस्टिक एग्रो केमिकल, ये फोकस वाले, या कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल वाला जो काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स और बहुत ही रेगुलेटेड मार्केट्स पे? आप कहाँ पे वैल्यू देखते हैं? एक्चुअली दोनों ही सेगमेंट डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों ही सेगमेंट में मुझे थोड़ा सा मैं मतलब एक इंक्रीमेंटली ऐसा लग रहा है कि व्यूज चेंज हो रहे हैं पॉजिटिव की तरफ। ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा आया नहीं है, जैसे जैसे मैंने क्यूएसआर में बताया, ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं आया है कि इमीडिएट रिकवरी हो जाएगी। बट जो ग्लोबल जैसे जो स्पेशलिटी केमिकल है, वो अपना जो बिजनेस है उनका आता है ग्लोबल एग्रोकेमिकल कंपनीज को सप्लाई करते हैं, वहाँ से उनका बिजनेस आता है कई सारा। तो वहाँ पे अब जो वहाँ की कंपनीज है, उनका नैरेटिव ये बन रहा है कि जो स्टॉक सिचुएशन थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, डिमांड ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है। तो उन डेटा पॉइंट्स को हम देख रहे हैं, उनके कमेंट्रीज को हम सुन रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसा मानना है कि साल के एंड तक हो सकता है कि डिमांड मोमेंटम थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाए। और इस सिलसिले में जो भी स्पेशलिटी केमिकल्स हैं वो उन कंपनीज को केटर करते हैं। आई थिंक धीरे धीरे अपना उसके अंदर एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। इंडिया की जो एग्रोकेमिकल कंपनीज है, उनमें पिछले 2 सालों से हमने ग्रोथ आते नहीं देखी है। और हम्म। इस बार मानसून अच्छे हैं, रॉ मटेरियल प्राइस कम हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी एक तरह की रिकवरी दिख सकती है, और वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं है। तो आई थिंक ये सेगमेंट्स इस वजह से मुझे अच्छे लगते हैं। इंश्योरेंस ने बहुत, मतलब पूरे फाइनेंशियल्स की बात करें तो इंश्योरेंस शायद सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग हिस्सा है पूरे फाइनेंशियल्स का। इंश्योरेंस के कौन से हिस्से में आपको वैल्यू दिखती है? पीएसयू टाइप के इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस, या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज? आपको कहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी वैल्यू दिखती है? मेरा एक्सपोजर लाइफ सेगमेंट में है, और मुझे लगता है लाइफ सेगमेंट में कंपनीज की वैल्यूशंस ठीक हैं।
उनके जो प्रीमियम कलेक्शन है वो डेटा भी कोई बहुत ख़राब नहीं है, प्रीमियम कलेक्शन डेटा ठीक आ रहा है। तो थोड़ा यूलिप और ये कैटेगरीज जहाँ पे मार्जिन्स कम होते हैं वहाँ पे से बिजनेस अभी ज़्यादा है बिकॉज मार्केट अच्छा है। बट नंदलेस आई थिंक इंश्योरेंस बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म में ये लो डबल डिजिट ग्रोथ इनकी आती रहेगी। क्योंकि इंडिया में तो अभी इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन ज़्यादा हुआ नहीं है। तो इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी मुझे अच्छी लगती है। और बिकॉज अभी कंपोजिट लाइसेंस की भी बात चल रही है, मेरा ऐसा मानना है कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है उनको थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ये बिजनेस में आना चाहेंगी। तो इस ओवरऑल आई फील कि रिलेटिवली मेरे हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर वेल प्लेस्ड। राइट विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू।